नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर हरदोई से है, जहां नाली के पानी की निकास को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना कोतवाली शहर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिरहाना यहाँ पर दो पक्षों में नाली के पानी के निकास को लेकर के वाद विवाद एवं मारपीट हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया व इसमें पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय छात्रावास के बाथरूम में हिडन कैमरा मिलने की आशंका जताई गई, जिस पर छात्राओं ने भयंकर हंगामा किया। छात्राओं के अनुसार 19 नवंबर की बीती शाम उनके फोन पर एक अनजान नंबर से बार बार फोन आया, जिससे उनसे अभद्र बातें की गई। इस घटना से छात्राओं को आशंका हुई कि उनके बाथरूम में शायद किसी ने कैमरा छुपा दिया है। इससे छात्राएं दहशत में आ गई। कॉलेज प्रबंधन को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने छात्राओं के कमरे की जांच की, जहां किसी भी प्रकार का कैमरा नहीं मिलने पर छात्राओं ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस उस अनजान नंबर का पता लगा रही है। आज शाम को सूचना प्राप्त होती है कि गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियों द्वारा आरोप लगाया गया कि एक नंबर से लगभग 6 लड़कियों पे कॉल आया है, जिसमें उस लड़के द्वारा बदतमीजी से बात किया गया और कुछ लड़कियों ने उसका नंबर ब्लॉक भी कर दिया। कुछ लड़कियों ने उसकी सूचना तत्काल वार्डन के माध्यम से पुलिस के पास सूचना आई। इस घटना के उपरांत पुलिस टीम तत्काल मौके पे पहुंची। सर्विलांस टीम के साथ हम लोगों ने लड़कियों से बातचीत भी की। लड़कियों ने शंका जाहिर की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रूम या हमारे बाथरूम में कोई कैमरा लगा हो, क्योंकि उस लड़के को कैसे पता कि मेरा नाम ये है या फिर ये मेरा नंबर है। शंकावश उन लड़कियों ने जाहिर किया कि कहीं कैमरा तो नहीं लगा है। उसके उपरांत मैडम जो कि वीसी मैडम के साथ सभी टीम हमारी सभी रूमों और प्रॉपर बाथरूम की चेकिंग की गई। ऐसा कोई भी कैमरा वहाँ पे नहीं पाया गया है और कॉलेज प्रशासन से तहरीर प्राप्त कर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा तथा हमारी सर्विलांस की टीम काम कर रही है। कोई नंबर किसका कैसा है, कहाँ से आया है, सभी तथ्यों पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। वहीं बता दें कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें 2 अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों अभियुक्त घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि आरोपियों पर पूर्व में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना टीलामोड़ पुलिस के द्वारा कोयल एनक्लेव गेट पर अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, जिस पर 3 सवारियां सवार थी, भोगपुरा की तरफ से आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा जब इन्हें रोकने का इशारा किया गया तो इन्होंने मोटरसाइकिल कोयल एनक्लेव ग्राउंड की तरफ दौड़ा दी। इस पर पुलिस के द्वारा इनका पीछा किया गया। पुलिस को अपने पीछे आता हुआ देखकर इन्होंने मोटरसाइकिल घुमाकर भगाने का प्रयास किया गया, जिसमें इनकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इनके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया गया। जहाँ भी आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली एक बदमाश के पैर में जाके लग गई। शेष दोनों बदमाशों को पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पुलिस हिरासत में लिया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना नाम क्रमशः सचिन पुत्र महिपाल, किशोर पुत्र विजय सिंह और मनोज पुत्र राजेश बताया गया। जब इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो इन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट, चोरी, स्नैचिंग के पाए गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए 50 सैया हॉस्पिटल रवाना किया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया जा रहा है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र जिले में नदियों का अस्तित्व अब धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। बता दें कि देश का पावर कैपिटल कहे जाने वाले सोनभद्र सिंगरौली में जहां एक तरफ औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित हैं, जिसकी वजह से जल और वायु में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता
नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनपद की लाइफलाइन कहे जाने वाली सोन, रेणुका, कन्हर, बिजुल समेत कई नदियों का जीवन समाप्त होता जा रहा है। नदियों में जमा होती कोयले की राख और अवैध खनन के लिए जगह जगह नदियों को बांधे जाने से स्थिति और भी खराब हो चुकी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा कई बार आवाज भी उठाई जा चुकी है और अदालत में भी मामला पहुंचा, लेकिन नदियों के बदलते स्वरूप और बिगड़ती चली पर्यावरण पर रोक नहीं लग पाई। खननकर्ताओं द्वारा खनन नीतियों को ताक पर रखकर नदियों को बांधते हुए भारी भरकम मशीनों का प्रयोग कर मोटी रकम कमाने में जुट चुके हैं। अक्टूबर से प्रारंभ हुए खनन से जल में रहने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व भी खत्म हो रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां कलेक्ट्रेट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 12 साधु संत इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान संतों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची साध्वी गंगानंद सरस्वती ने हाथ में नंगी तलवार लेकर जिले के डीएम अंकित अग्रवाल के खिलाफ अपशब्द कहे और कलेक्ट्रेट में हाथ में नंगी तलवार लेकर जमकर हंगामा काटा। पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। प्रशासन पर गौशाला से गौवंश को ले जाने का आरोप लगाया। साधु संत इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहुंचे एडीएम और एसडीएम की गाड़ी को कलेक्ट्रेट में घुसते ही रोक लिया और उनके आगे खड़े होकर जोरदार हंगामा करने लगे। साथ ही इस दौरान कुछ संतों ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट को बंद कर दिया, जिससे कलेक्ट्रेट में आने जाने वाली सभी गाड़ियों को दिक्कत हुई। साधु संतों ने डीएम के दफ्तर के बाहर खड़ी डीएम की गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। इस दौरान मौके पर एसडीएम सदर अवनीश कुमार, तहसीलदार शहर कोतवाल उदय प्रताप पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्रोधित साधु संतों को समझाने में जुटे। वहीं साध्वी गंगानंद सरस्वती ने बताया कि स्वाहेड़ी में उनका बरसों पुराना कंडव ऋषि मल देवता मठ है, जहां पर गौशाला में 70 से अधिक गोवंश थे, जिनमें दूध देने वाली गाय भी थी। साध्वी का आरोप है कि प्रधान के साथ मिलकर प्रशासन के अफसरों ने उनके गौवंश और वहां पर मौजूद अनाज और भूसे को ट्रक में भरकर ले गए हैं और वहां पर मौजूद महात्माओं के साथ बदसलूकी की गई है। उन्होंने थाने में तहरीर भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया है। समस्या जी हमारी गौशाला दूध की गाय भी, बिना दूध की गाय भी 60 से 70 गाय एक रात में ट्रक में चढ़ा दी और हमारा भूसा और 80-90 क्विंटल अनाज जो हमारे डेरे का सामान था, आज तक की कमाई का, जो मेरा दादा की समाधि भी मंदिर में लगी हुई है, उसका मेरे पास फोटो वीडियो भी है, जो मैंने हाथों से समाधि लगाई माल देवता पे। हमारा सारा सामान डीएम ने और एसडीएम ने सोम प्रधान के साथ मिलकर रातों रात गाड़ियों में भरवा दिया। 4 हमारे महात्माओं के मुंह बांधे कपड़ों से और जंगलों में, हरिद्वार के जंगलों में फेंक दिया, जो मंडावली के थाने वाले ठग लाए थे। धन संपत्ति पर नियत खराब होगी। दूध हो रहा था खूब हमारे पास और जूना अखाड़े की नागा साध भी हूँ, जिसमें पहचान पत्र मैं आपको दूंगी, आधार कार्ड दूंगी, पैन कार्ड दूंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगो वो मैं दूंगी। कलेक्टेड में इसलिए आई हूँ कि डीएम ने झूठे बना के कागज सीएम के पास भेज दिए कि माई का कुछ नहीं है वहां पे, और डीएम बिक गया और एसडीएम बिक गया। सदर थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। खबर सहारनपुर से है, जहां पिछले कई महीनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और गुम हुए 115 कीमती मोबाइलों को सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा बरामद किया गया, जिनकी कीमत 17.5 लाख रुपए दर्शाई गई। जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए चोरी के मोबाइल जो काफी कीमती बताए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को बरामद कर लिया, पर जो मोबाइल चोरी हुए थे और चोरी करने वाले अभियुक्त को पुलिस क्यों सामने नहीं लाई है। सवाल उठता है कि क्या सर्विलांस पुलिस 115 मोबाइल बरामद कर अपनी पीठ थपथपा रही है। सवाल या निशान उठता है कि इसने जो मोबाइल चोरी हुए वो उनमें अभी तक पुलिस मोबाइल चोरी करने वाले अभियुक्त को मीडिया के सामने क्यों नहीं ला पाई है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। संबंधित मामले में एसपी ग्रामीण सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सर्विलांस टीम द्वारा 115 मोबाइल गुम हुए बताया गया है, जिसमें एक एप्पल का मोबाइल भी था। अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुम हुए थे मोबाइल और अलग अलग जिलों में भी चल रहे थे मोबाइल। सभी को मोबाइल सौंप दिए गए हैं।
जी अवगत कराना है कि बीते कुछ महीनों में भिन्न भिन्न तिथियों पर जो मोबाइल स्वामी द्वारा अपने मोबाइल गुम हो जाने या खो जाने की प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में उन्होंने दी है, जिसके आधार पर इसमें सर्विलांस सेल द्वारा जांच कर मोबाइल को ट्रैक किया गया है और विभिन्न थानों के माध्यम से आज 115 मोबाइल जो बीते कुछ महीनों में खो गए थे या गुम हो गए थे उन्हें बरामद किया गया है। इन 115 मोबाइल की अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 17.5 लाख रुपए है और आज पुलिस लाइन सभागार में एक प्रोग्राम आयोजित करके जो भी मोबाइल स्वामी उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और उन्हें मोबाइल जो है आज लौटाया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस के हाथ शातिर वकील लुटेरा हाथ लगा है। महिलाओं को वह निशाना बनाता था, चेन स्नैचिंग से लाखों की कमाई करता था। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसी गिरफ्तारी की जो अपराध और पेशेवर नैतिकता के बीच के पतले फर्क को उजागर करती है। पुलिस ने एक रजिस्टर्ड वकील को गिरफ्तार किया है जो करकरडुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, लेकिन कानून की रक्षा करने की जगह कानून तोड़ने का रास्ता अपना लिया। यह शातिर वकील अब तक 12 दर्जन से ज्यादा चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अब आइए आपको बताते हैं आखिरकार एक वकील शातिर लुटेरा कैसे बन गया। बता दें कि आरोपी वकील कोर्ट में अपराधियों के केस लड़ता था। इसी दौरान उसका संपर्क चोरों और लुटेरों से हुआ। उसने महसूस किया कि वकालत से मिलने वाली आमदनी के मुकाबले चेन स्नैचिंग से पैसा जल्दी और ज्यादा आता है। इसके बाद उसने महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग शुरू कर दी। हर वारदात के बाद वह क्षेत्र छोड़ देता था और 15 से 20 दिनों बाद दोबारा लौटकर अपने मंसूबों को अंजाम देता। महिलाओं को वह सॉफ्ट टारगेट बनाता था। आरोपी विशेष तौर पर अकेली चलने वाली महिलाओं को निशाना बनाता था। उसने गहनों को बेचने के लिए एक चैनल भी बना रखा था। पुलिस ने आरोपी के साथ सुंदर नाम के उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया है जिसे वह सोने के गहने बेचता था। पुलिस के लिए सिरदर्द बना था यह अपराधी। गाजियाबाद पुलिस के लिए आरोपी लंबे समय से चुनौती बना हुआ था। वह हर बार अपनी चालाकी से गिरफ्तारी से बच निकलता था, लेकिन चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया और आखिरकार शातिर वकील लुटेरे को पकड़ लिया गया। वकील की कहानी ने सबको चौंकाया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रजिस्टर्ड वकील है और करकरडुमा कोर्ट में काम भी करता था, लेकिन जब उसे समझ आया कि वकालत में मेहनत अधिक और आमदनी कम है तो उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। वहीं आरोपी ने यह भी माना कि उसने चेन स्नैचिंग से लाखों रुपए कमाए। न्याय की विडंबना, जिस व्यक्ति का काम न्याय दिलाना था वही न्याय का दुश्मन बन बैठा। अब आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस ने चेन स्नैचिंग के सभी मामलों की गहराई से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत कल रात लगभग 11 बजे जब गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस कावड़ मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, उसी समय बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोक के उनसे पूछताछ की गई, उनकी तलाशी ली गई तो उनसे कुछ ऐसे सामान, पीली धातु बरामद हुई, साथ में कुछ रुपए बरामद हुए, जिस पे कि उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई संदिग्ध मानते हुए। तो उन लोगों ने बताया कि वो शातिर स्नैचर हैं और NCR क्षेत्र में वो एक्टिव होकर स्नैचिंग की घटनाओं को कारित करते रहे हैं और इंदिरापुरम में की गई काफ़ी घटनाओं को उन्होंने अपने मुँह से कबूला। और जब उनको हम लोगों ने तस्दीक कराया तो ये पाया कि वास्तव में ये दोनों शातिर लुटेरे हैं, जिनमें से एक का नाम बलराम जो कि नंद नगरी का निवासी है, उसके साथ साथ उसका साथी शशि, ये भी नंद नगरी का ही निवासी है। फिर इनसे आगे की पूछताछ में पता चला कि ये लूटा हुआ माल एक सुनार जिसका नाम रवि सोनी है, जो कि अंकुर विहार गाजियाबाद का रहने वाला है, इसको जाके ये सामान बेचते थे। इसके पास से भी हम लोगों ने बेचे हुए सामान से जो रुपए प्राप्त हुए थे उसको बरामदगी की है। इन तीनों को हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खबर सहारनपुर से है, जहां 20 नवंबर को 2 जाबाज पुलिसकर्मियों ने धू-धू कर जल रही कार में लगी आग को बुझाकर बड़ी घटना होने से बचा लिया। आपको बता दें कि 20 नवंबर को गंगोह में बाईपास रोड पर काली मंदिर के समीप मारुति शोरूम के सामने से गुजर रही एक मारुति 800 में अचानक आग लग गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे गंगोह कस्बा इंचार्ज नीरज पवार और डायल 112 पर तैनात कांस्टेबल वंश ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बगैर अपनी जान की परवाह किए कार में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान एवं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव प्रवीण चौधरी की गर्मा
मई उपस्थिति व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन रेलवे स्टेशन के निकट 20 नवंबर को एकत्रित हुए। लंबे समय से अशांत मणिपुर में शांति बहाली सुनिश्चित करने की मांग करते हुए जिला युवा कांग्रेस ने 20 नवंबर को रेलवे स्टेशन से घंटाघर तक एक कैंडल मार्च का आयोजन किया। घंटाघर पहुंचकर सभी कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह स्मारक पर मोमबत्तियां लगाकर सरकार से मणिपुर में शांति स्थापना की मांग की। कार्यक्रम के पश्चात मणिपुर के दंगों और झांसी के अस्पताल में नवजात शिशुओं की हुई दर्दनाक मौत पर 2 मिनट का मौन रखा गया और पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। मणिपुर दंगों के लिए केंद्र सरकार को पूरी तरह से उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और ढुलमुल रवैया के चलते 2 वर्षों से अशांत मणिपुर में शांति बहाल नहीं की जा सकी। संदीप राणा ने कहा कि हमारे नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अनेकों बार मणिपुर जाकर वहां के शरणार्थी कैंपों में दंगे पीड़ितों से मिल चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाना तो दूर अब मणिपुर का नाम लेने से भी बचते और कतराते हैं। केंद्र सरकार की ढुलमुल नीतियां उसकी मणिपुर में शांति बहाली की नीयत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। गौरव वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री यदि मणिपुर पहुंचकर वहां की जनता से संवाद स्थापित करते और राज्य की भाजपा सरकार को कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते तो राज्य की जनता में विश्वास स्थापित होने के साथ राज्य में शांति व्यवस्था बहाल होने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ऐसा करने में पूर्णतः विफल रही है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और प्रदेश नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम प्रधानमंत्री मोदी जी से और केंद्र सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? जो मणिपुर 2 महीने से जल रहा है, पिछले 1 साल से वहां पर हर उसमें हिंसा होती आ रही है, पिछले कई दिन से भी वहां पर फिर से हिंसा हो गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उसके ऊपर कुछ बोलेंगे? हमारी मांग है, हमारा कहना है कि मणिपुर भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और रहेगा। वहां पर उसके बारे में वहां पे जो उन्होंने गृह युद्ध जैसे माहौल बना के रखा हुआ है, उसके लिए अमित शाह जी क्या कहेंगे? अमित शाह जी अपना इस्तीफा देंगे। हमारी मांग है कि अमित शाह जी अपना इस्तीफा दें, वहां के जो सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा लें और वहां पर एक राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें और उन हिंसक घटनाओं को रोकने का काम करें। खबर गाजियाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सिंह राज पर महिला वोटरों को सूट बांटने और प्रलोभन देने का आरोप है। थाना सिहानी गेट में सिंह राज और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के पास से 2-2 सूट बरामद हुए। पुलिस ने ब्रह्मा पाल सिंह, राजेंद्र ढिल्लो और सिंह राज जाटव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिहानी गेट थाने के उप निरीक्षक अमित कुमार सोनी ने पूरे मामले की कार्रवाई की है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देने यूपी के कई जनपदों से भारी संख्या में युवा हल्द्वानी पहुंचे, जो रोडवेज बस स्टेशन पर पिथौरागढ़ जाने के लिए बसों का कल से इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन और आरटीओ विभाग द्वारा बड़ी संख्या में बसों को पिथौरागढ़ भेजा जा रहा है, लेकिन भर्ती देने वाले युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में बसों की संख्या कम हो रही है। 20 नवंबर को रोडवेज बस स्टेशन में और उसके आसपास युवाओं ने पिथौरागढ़ जाने के लिए काफी हंगामा किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, आरटीओ गुरुदेव सिंह, तहसीलदार सचिन कुमार रोडवेज बस स्टेशन पर लगातार बसों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। कल 60 सरकारी और निजी बसों को भेजा गया और सुबह से 50 से अधिक निजी और सरकारी बसों को पिथौरागढ़ भेजा गया है। इसके साथ ही कुछ निजी स्कूल की बसों को भी पिथौरागढ़ भेजा जा रहा है, लेकिन युवाओं की संख्या काफी अधिक है, जिसके चलते व्यवस्था करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भर्ती को आए युवाओं का कहना है, जब सेना की भर्ती पिथौरागढ़ में है तो प्रशासन और परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। देखिए, ये 20 और 21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए भर्ती का तिथि नियत है और पड़ोसी राज्य होने वजह से आसपास के काफी इसमें अभ्यर्थी आए हैं। इसी को देखते हुए अतिरिक्त बसों का अरेंजमेंट किया जा रहा है। अभी रोडवेज केमो के साथ साथ काशीपुर, रामनगर से भी निजी बसें भी यहाँ पे बुलाई गई हैं। साथ में हम लोग हल्द्वानी के जो पब्लिक स्कूल हैं उनकी भी इसमें हेल्प ले रहे हैं, उनकी बसों को भी बुलाकर सभी अभ्यर्थियों को भेज रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम 2 बजे तक जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको पिथौरागढ़ के लिए यहाँ से रवाना करें। कल से जो अभ्यर्थी जा रहे हैं भर्ती के लिए पिथौरागढ़ में, उनके लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। छोटी टैक्सी मैक्सी बसों के द्वारा भी वाहनों के द्वारा भी उनको भेजा जा रहा है। कल लगभग 60 वाहन हमने भेजे हैं, बड़े वाहन, और आज सुबह से लगभग 40 से अधिक वाहन जो है रोडवेज और केमो के वाहन भेजे गए हैं।
अब हम बसों को भी स्कूल बसों के भी टेम्परेरी परमिट देके उनको जो नियमानुसार पर्वतीय मार्गों पर संचालित हो सकते हैं उनको भेजा जा रहा है। ये टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है और यहाँ पर हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हम इतनी दूर से आए, ट्रेनों में खड़े होकर आए हैं और यहाँ पर हम सुबह से भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है और यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए और अभी भी कोई भान नहीं मिल रहा है। और ये भी सुन रहे हैं कि अगर मतलब उधर भर्ती भी कैंसिल हो सकती है, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मगर बंद हो कुछ भी, इधर भान नहीं मिल रहा है पिथौरागढ़ जाने के लिए। हम लोग सुबह से इधर फिर रहे हैं, कहीं कोई बस निकल जा रही है, कहीं कोई बस निकल जा रही है। प्रशासन भी कुछ सहयोग नहीं कर रहा है हमारा। खबर हरिद्वार से है, जहां खनन विभाग की लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश दिखाया है। दरअसल जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खनन की अनुमति के नाम पर अवैध खनन का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब आम नागरिकों को सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी हरिद्वार आज तहसील दिवस पर भगवानपुर पहुंचे और जनता की समस्याएं सुनी। 74 समस्याएं आई, जिनमें अधिकतर मुद्दा चकबंदी संबंधित समस्याओं का रहा। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर करते हुए बाकी समस्याएं संबंधित अधिकारियों को आदेशित कर प्रेषित की गई। डीएम साहब ने कहा कि जनता की समस्याएं जल्द समाधान कर दी जाएंगी। शिकायतों का त्वरित और उनके द्वार पर निस्तारण के संदर्भ में ये तहसील दिवस का आयोजन हुआ है और आज भगवानपुर तहसील में तहसील दिवस था। कप्तान साहब भी हमारे साथ में हैं, माननीय विधायिका जी भी यहाँ उपस्थित हैं और आज इस तहसील दिवस में कुल 77 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से अधिकांश शिकायतें या तो चक रोड की है, जल भराव की हैं, चकबंदी ग्रामों में पैमाइश की हैं और कुछ आपसी विवाद की शिकायतें हैं। तो उन शिकायतों में कतिपय शिकायतों पे आज ही जाके मौके पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। कतिपय शिकायतों का निस्तारण यहाँ भी कराया गया है जो विरासत के या इस प्रकार के मामले हैं, और शेष शिकायतों में संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और समस्त शिकायतों का सक्षम तरीके से सम्यक निस्तारण किया जाएगा। तो इस पर अंकुश लगाया जाएगा। संबंधित अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि ओवरलोडिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति ओवरलोड करके न निकले रोड से। पतंजलि योगपीठ के निकट स्थित आरोग्यम आवासीय परिसर में फैशन शो का आयोजन किया गया। इस शो का संचालन आराध्या प्रोडक्शन के राहुल ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरोग्यम सीईओ कंचन जैन मौजूद रहीं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आरोग्यम परिसर की खूबसूरती और प्राकृतिक वातावरण को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण था अमृत आरोग्यम फेज 2 का लॉन्च। उन्होंने सभी प्राकृतिक प्रेमियों से इस पहल का हिस्सा बनने की अपील की है। उत्तराखंड लिटिल आइकन से विनर अलाइना कालरा रही, तो वहीं एलाइट मिसेज इंडिया क्वीन की विनर में मिस मेघा बनर्जी और मिसेज रक्षमा तोमर रही। कार्यक्रम में स्थित स्थानीय निवासियों और विशेष अतिथियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिससे आयोजन और भी सफल रहा। सबसे पहले आराध्या प्रोडक्शंस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके सहायता से आज जो ये हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, या और भी मिसेज एंड मिस्टर इंडिया भी है ना आपके इसमें, मिसेज एंड मिस्टर इंडिया का जो इस तरीके से जो प्रतियोगिता हुई यहाँ पर, तो उससे अच्छा लगा कि हमारे इस अमृत आरोग्यम को भी लोगों को देखने का मौका मिला। और मैं राहुल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब देखिए मेन मोटिव इस प्रोग्राम का ये था कि हम छोटे छोटे बच्चों को सबको प्रोत्साहित कर सकें। दूसरा हमारा मोटिव ये था कि उनके जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो यहाँ आए। इतनी सुंदर हमने सोसाइटी बनाई है और हम एक और सोसाइटी बनाने जा रहे हैं अमृत आरोग्यम के नाम से, वो सब उसको अवेल कर सके। हमारा मेन मोटिव यही था। देखिए समाज के माध्यम से मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब हर बच्चा यूनिक है एंड कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि हमें जीतना है या हारना है ना। जो हारते हैं या जीतते हैं वहाँ खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है और वही जीत होती है। तो मैं सब बच्चों को और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर सबका बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आगे ऐसे ही और बढ़ें। और राहुल जी के को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और इनका थैंक यू करना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने ये शो किया आगे भी ऐसे शो करते रहे और हम लोगों को भी इस तरीके से आगे प्रोत्साहित करते रहे। आज का बुलेटिन बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।